गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, सुप्रभात, राम राम, आदाब, सलाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। सबसे पहले ये बताइए कि आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक? जल्दी से आप लोग ये बताइए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अरे जल्दी जल्दी बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप पीडीएफ अभी नहीं दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन है, पहले दे देंगे तो आप लोग पहले दे देंगे पीडीएफ तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, पहले ही आंसर देख के आइएगा, यहाँ बोलिएगा ए बी सी, इसलिए पहले पीडीएफ नहीं गया है क्वेश्चन का पीडीएफ क्लास के बाद जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम जैसा बताए थे कि आज हम लोग जो भी सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे शब्द पढ़ चुके हैं, उपसर्ग पढ़ चुके हैं, प्रत्यय पढ़ चुके हैं, उसके सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ आप लोग भी सोल्व कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। कोशिश कीजिएगा बनाने का। हम आपको 10 से 15 सेकंड का समय देंगे, ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड का समय देंगे और आपको बनाना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कुछ अच्छे अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के साथ। पहला सवाल है, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा समास है? खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, सॉरी समास नहीं, कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया है, प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया था कि ये शब्द के पीछे लगता है, ये शब्द के पीछे लगता है। किसके पीछे? तो सार्थक शब्द के पीछे लगता है। अब सार्थक शब्द कब कहलाएगा? कि जब हम प्रत्यय को अलग कर दें तो जो शब्द बचेगा, जो शब्द बचेगा उसका एक सही अर्थ होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां देखते हैं कि खंडहर और लुटेरा है। अब यहां पर हम समझते हैं कि पहले वर्ड को लिखते हैं, जिनको दिक्कत हो, जो बना रहे हैं, जिनको समझ में आ गया तुरंत जवाब दे दिए हैं, ठीक है। जिनका क्लास छूट गया था फिर से समझिएगा। खंडहर और लुटेरा दो शब्द हैं। मैंने आपको बताया इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि कैसे हम निकालेंगे। तो आपको अलग अलग करते हैं, तो मैंने अलग किया, तो जैसे आप निकालिएगा खंड और खंड और हर, खंड और हर मिलेगा, खंड और हर मिलेगा। फिर अगर लुटेरा को करेंगे तो लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात उपसर्ग और प्रत्यय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपसर्ग में संधि होती है लेकिन प्रत्यय में संधि नहीं होती है। उपसर्ग में संधि होती है, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो तीसरा वर्ण का निर्माण होगा, लेकिन प्रत्यय में ऐसा कुछ नहीं होता है, संधि नहीं होती है। तो यहां पर देखिए, अब कहेंगे अर्थ निकल रहा है कि नहीं? बिल्कुल अर्थ निकल रहा है। खंड मतलब एक टुकड़ा, खंड का मतलब एक टुकड़ा, और हर का मतलब एक प्रत्यय है हर। उसके बाद लूट एरा, लूट मतलब लूटना और एरा एक प्रत्यय है। तो ऑप्शन देखते हैं कि किसमें हर और एरा है। देखिए यहाँ हर और एरा, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, ये आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो ये हो गया सही। देखिए आज कोई जब रिश्ता ही नहीं है, वत कोई रिश्ता ही नहीं है। ये बहुत ही आसान सवाल था, यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही मजा आएगा। योग रूढ़ शब्द को पहचानना, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आपके पास 15 सेकंड का समय है, आपके पास समय 15 सेकंड है और जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं सारे कमेंट देख रहा हूं, पहचानिए, बताइए, जल्दी जल्दी जवाब बताइए। योग रूढ़ शब्द कौन सा है?
आज फिजिक्स और बायो की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि ऐप में अपडेशन का काम चल रहा था, इसलिए नहीं हो पाया था। अभी क्लास आपकी कंटिन्यू है। बताइए, चलिए देखते हैं। सी 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 पीडीएफ मिलेगा, क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगा। कुमुदनी सी सी। देखिए अब जवाब यहाँ देखिए। भाई कौन एक लड़के का आंसर देख के सब बोल रहा है सी 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 सी। अब यहाँ समझिए, पीडीएफ आप लोग ढंग से पढ़े नहीं है। आप लोग पीडीएफ पीडीएफ तो डिमांड करते हैं, पीडीएफ पीडीएफ तो आप मांगते हैं, लेकिन आप लोग पीडीएफ ढंग से पढ़े नहीं है। योग रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, योग रूढ़ में उदाहरण सेम क्वेश्चन का उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े हैं। देखिए क्या होगा जवाब। पहला है योग रूढ़। क्वेश्चन कह रहा है योग रूढ़ का। हम आपको बताए थे कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन सा? पहला बताया था मैंने रूढ़, दूसरा बताया था यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। तीसरा योग रूढ़। अब यहाँ देखिए सवाल कैसे फंसा रहा है आपको। आप नया सवाल जैसे ही देखे, आप नया सवाल जैसे ही देखे योग रूढ़ है, आपको लगा कुमुदनी सबसे हार्ड शब्द है, हमें यही जवाब हो जाए, जो कि गलत है। जिनका भी जवाब सी है गलत है। राहुल कुमार वेरी गुड, राम सी वेरी गुड, चलिए देखिए कुमुदनी आपका गलत होगा। अब कैसे होगा निकालेंगे, तो हमने बताया था कि रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं कि जिसको अगर खंडित कर दिया जाए, जिसको अगर खंडित कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ ना निकले, जो खंड मिलेगा उसका कोई अर्थ ना निकले, वो कहलाता है रूढ़ शब्द। अब जैसे मान लिया जाए, अब रूढ़ तो हमसे तो मांग नहीं रहा है। फिर मैंने यौगिक को बताया था, यौगिक के बारे में, कि यौगिक वैसे शब्द को कहेंगे कि जिसको तोड़ेंगे तो दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलेगा। दोनों टुकड़े समास भी हो सकते हैं, उपसर्ग भी हो सकते हैं, प्रत्यय भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ निकलेगा। ये था यौगिक। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ में हमने क्या बताया था? योग रूढ़ की डिफिनेशन हमने क्या बताई थी कि योग रूढ़ क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ कहेंगे वैसे को जिसका, योग रूढ़ मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ कहेंगे कि जब तू खंडित करने पर, खंडित किया जाए, जब खंडित किया जाए तो विशेष अर्थ निकले। तो विशेष, दोनों का अर्थ तो निकलेगा, साथ ही साथ कोई विशेष अर्थ होगा, कोई विशेष अर्थ होगा। अब यहाँ देखिए यही हमसे पूछ रहा है, योग रूढ़ के बारे में पूछ रहा है, योग रूढ़ क्या होगा। अब सवाल देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि कोई विशेष अर्थ निकलना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है सवाल आपका। सवाल है विशाल काय। सवाल है आपका विशाल काय। ये सवाल आपका विशाल काय का है कि विशाल काय, पहला ऑप्शन है विशाल काय। अब विशाल काय को खंडित करते हैं तो विशाल क्या मिलेगा? विशाल काय। विशाल मतलब बड़ा, विशाल मतलब बड़ा, और काय मतलब शरीर। काया मतलब शरीर होता है और विशाल मतलब बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए कि बड़ा शरीर, ये सर विशाल काय। अब यहाँ देखिए मैंने बोला आपको कि हो सकता है वहां संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, लेकिन दोनों के अर्थ निकलेंगे तो यौगिक कहलाएगा। जब तक कि कोई विशेष अर्थ ना निकले तब तक वो योग रूढ़ नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखिए कि यहाँ कोई विशेष अर्थ निकल रहा है विशाल काय। आपको विशाल काय मतलब क्या? हाथी भी हो सकता है। विशाल काय आपका कोई राक्षस हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, या कोई इंसान ही जब बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा चौड़ा होता है, तो उसको कहते हैं विशाल काय। तो क्या विशाल काय का कोई विशेष अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये आपका कभी भी योग रूढ़ नहीं होगा। पहला गया। दूसरा पुष्प। पुष्प सबसे बड़ी बात, अगर पुष्प को तोड़ेंगे भी तो पू जोड़ शप लिखेगा, या फिर पू पुष जोड़ प, ऐसा कुछ मिलेगा हमको, जो कि किसी का कोई अर्थ नहीं है। ये भी आपका योग रूढ़ नहीं हुआ। तीसरा है आपका कुमुदनी। कुमुदनी, कुमुदनी एक फूल का नाम है, इसको तोड़िएगा तो भी नहीं निकलेगा कोई अर्थ। लेकिन अगर पंकज की मैं बात करूं, अगर मैं पंकज की बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया था जब योग रूढ़, तो मैंने सेम उदाहरण आपको दिया था पंकज का। सेम उदाहरण मैंने दिया था आपको
पंकज का, पंकज में मतलब क्या हुआ, पंक जोड़ ज, ऐसा ही निकला था, पंक जोड़ ज। अब पंक मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कीचड़, पंक मतलब कीचड़, और ज मतलब देखिए, ज मतलब जन्म लेने वाला, जन्म, ज मतलब जन्म। अरे देखते हैं भोजपुरी में बोला जाता है ना, बड़ा पाकी बाहो ने, पाकी मतलब क्या हुआ, कीचड़, वही पंक है, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, अर्थात कमल। पंकज को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। इसका एक विशेष अर्थ निकला, जब खंडित किया मैंने तो एक विशेष अर्थ निकला, जैसा कि मैंने बताया था कि जब खंडित किया जाएगा तो कोई विशेष अर्थ निकलेगा, और यहाँ देखिए पंकज का एक विशेष अर्थ निकल रहा है, वो है कमल, एक कमल। तो सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब आपका हो जाएगा पंकज। क्लियर है यहां तक बातें, किसी को कोई दिक्कत, कमेंट फिर नहीं आ रहा है। चलिए वेरी गुड, डी वाले सभी लोग सही हैं। साइंस का क्लास शायद 9 बजे रात में होगी, साइंस की क्लास आज 9 बजे रात में होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नया सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी, बताइए जल्दी से, रेलगाड़ी कैसा शब्द है। सारे सवाल पूछे गए हैं, मैं कोई अपना सवाल लेके नहीं आया हूं, किसी किताब से नहीं उठाया हूं मैंने, मैं वो सारे सवाल लेकर आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके। कोई भी नया सवाल नहीं है, कोई भी अपने से फ्रेम के हुआ सवाल नहीं है, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो वो क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, संकर है, जल्दी बताइएगा आप लोग, रेलगाड़ी कैसा है। किसी को आ रहा है, कोई बता रहा है जी। रेलगाड़ी कैसा है, देखिए रेलगाड़ी, मैंने तद्भव के बारे में आपको बताया था, तद्भव क्या होता है, तत्सम से मिलता जुलता होगा, यानी कि संस्कृत से मिलता जुलता होगा तद्भव। अब तत्सम शब्द क्या कहलाएगा, कि वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी में समान रूप से प्रयोग होते हैं, अंतर बस इतना होता है कि संस्कृत में जब प्रयोग किए जाते हैं तो विभक्ति के साथ प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां पर, अब ये तत्सम के बाद तद्भव, तद्भव तो रेलगाड़ी नहीं है। अब बात करते हैं विदेशी, क्या ये उर्दू शब्द है, क्या ये इंग्लिश शब्द है, क्या ये अरबी शब्द है, क्या ये फारसी शब्द है, बिल्कुल नहीं, रेलगाड़ी विदेशी शब्द नहीं है। अब यहां देखिए देशज, देशज भी नहीं है, देसी भी नहीं है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है क्या, रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। मैंने आपको उदाहरण में भी दिया था, रेलगाड़ी, टिकट घर, मैंने आपको बताया था, यहां से रेल निकल गया और गाड़ी अलग हो गई। रेल आपका विदेशी शब्द है, गाड़ी देशज शब्द है, ये देशज है, जबकि रेल विदेशज है, ये विदेशी शब्द है। अब यहां देखिए ये विदेशी शब्द है और ये देशज है, जब दोनों मिल गया, देशज और विदेशी मिल गया, दो अलग अलग तरह के लोग मिल गए, अलग अलग गुण धर्म वाले मिल गए, तो जब मिलने से जो तीसरा बनेगा वो कहलाता है शंकर, यानी हाइब्रिड, यानी कि दोगला। तीनों तीनों एक ही है, अंतर बस समझना है कि ये शंकर और ये शंकर में अंतर है। ये शंकर का मतलब दोगला और ये शंकर का मतलब होता है भगवान शिव। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए वेरी गुड, डी वाले वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। अब ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे इसका जवाब। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पीला है या दूध वाला है, चक्रपाणी है या नैन है, बताइएगा। कल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है सर, तो एक क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मैं बनवा दूंगा, अगर इसको आप डिस्कशन को ध्यान से देख लिए। इस विश्लेषण को अगर आप ध्यान से देख लिए तो आपको 1 से 2 सवाल आराम से बन जाएगा।
चलिए यहां पर इसका योग रूढ़ खोज रहा है। चलिए योग रूढ़ के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब खंडित करेंगे तो कोई ना कोई विशेष अर्थ निकलना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगर करेंगे पीला को तो हमारा क्या मिलेगा, पी जोड़ ला, पी जोड़ ला। अगर पी जोड़ ला मतलब पी का कोई अर्थ है, पी मतलब पीना होता है, एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन ला का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये कैसा शब्द हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। अगर मैं बात करूं दूध वाला की, अगर दूध वाला की बात करूं तो दूध और जोड़ वाला, दूध वाला, ये मिला, ये कैसा हो गया, ये यौगिक हो गया। दूध वाला कैसा हो गया, यौगिक हो गया। क्योंकि यौगिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि यौगिक वैसे शब्द को कहते हैं जिसके खंड कर दें तो उसके अर्थ तो निकलेगा लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं देगा, वो यौगिक होगा। अब यहां देखिए नेक्स्ट है आपका नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वो नैन मतलब आंख, आंख ये भी एक रूढ़ शब्द है, नैन भी एक रूढ़ शब्द। और अगर तत्सम तद्भव में पूछ देगा तो ये कहलाएगा तत्सम शब्द। ये क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। और ऐसे व्युत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो ये होगा रूढ़ शब्द, ये रूढ़ हो जाएगा। और नहीं तो रूढ़ ऑप्शन में नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी तत्सम नहीं तद्भव हो जाएगा जी, तत्सम नहीं, ये क्या होगा तद्भव। अगर वही नेत्र होता तो हो जाता तत्सम शब्द। अब बात करते हैं चक्र पानी की, अब बात करते हैं चक्र पानी। देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा है चक्र पानी, चक्र पानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। चक्र पानी, यहाँ पानी जो है ये ना है टवर्गिना है, टवर्गीय ना है यहाँ पर, इसको अगर तोड़ेंगे तो चक्र जोड़ पानी। अब पानी जो है यहाँ पर कौन सा पानी है, टवर्गीय ना है। और इस पानी का मतलब क्या होता है, इस पानी का मतलब होता है हाथ। और चक्र मतलब एक शस्त्र, ये चक्र हो गया, चक्र आपका चक्र है, यहाँ एक चक्र हो गया। यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो वो क्या कहलाता है, चक्र पाणी, अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु। यानी कि जब मैंने उसको खंडित किया तो अर्थ तो निकला लेकिन एक विशेष अर्थ भी निकला, वो क्या है, भगवान विष्णु के बारे में निकला एक विशेष अर्थ। क्योंकि चक्र पाणी और कोई नहीं होता है और किसी के हाथों में चक्र नहीं होता है, यानी कि किसी एक विशेष अर्थ को निकलेगा तो कहलाएगा योग रूढ़ शब्द। यानी कि चक्र पानी कैसा हो गया, ये योग रूढ़ शब्द। क्लियर है बातें, उम्मीद है आप लोग को समझ पा रहे होंगे। ये क्या हो गया, चक्र पानी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। ये सवाल है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसमें समय लगता है लड़कों को बनाने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा सा मतलब समय लगने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 के समूह को मिलान सूची 2 से कीजिए। अब इससे इसको मिलान करना है कि कौन सा कौन शब्द है। देखिए खचा खच, खचा खच है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूं कि खचा खच हो, लबालब हो, या फिर कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई जो हम लोग ही बोलते हैं कहीं और इसका मतलब नहीं मिलेगा। खचा खच, लबालब, ग्लास में पानी लबालब भरा हुआ है, स्टेडियम में भीड़ खचाखच भरी हुई है, तो ये क्या हो गया, खचाखच। ये एक देशज शब्द है, देसी शब्द है, ये देशज हो गया। नेक्स्ट है आपका मुरलीधर, मुरलीधर, जिनका भी कल नहीं फिजिक्स और बायो का क्लास नहीं हुआ था क्योंकि ऐप में काम चल रहा था सर। चलिए मुरलीधर, मैंने अभी आपको बताया योग रूढ़ शब्द के बारे में जी, अभी ये पहला क्लास चल रहा है। मुरलीधर, मुरलीधर में क्या हो गया, इसको अगर हम विभक्त करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मुरली जोड़ धर, मुरली जोड़ धर, यानी कि धारण, धर मतलब धारण करना, ये धारण करने वाला, और मुरली मतलब बांसुरी, ये बांसुरी। अब यहां देखिए जो बांसुरी को धारण करता हो, जो बांसुरी को धारण करता हो वो क्या कहलाएगा, मुरलीधर। और बांसुरी को धारण करने वाले कौन है, एकलौते श्री कृष्ण है। यानी कि यहां भी कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, हो ना हो क्या होगा, ये योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, अब यहां देखिए मुरलीधर क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया।
अब टिकट घर, अभी मैंने बताया कि टिकट घर क्या है, संकर शब्द है। और सांप, सांप तद्भव शब्द है। याद रखिएगा, जिनका प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि सांप के जगह रहता सर्प, अगर सांप के जगह सर्प होता तो होता वो तत्सम शब्द, लेकिन सांप है तो सांप कैसा होगा, तद्भव शब्द हो, ये तद्भव। यानी कि अब हमें क्या मिल गया, एक का चार, एक का चार, सॉरी एक का क्या तीन है जी, एक का तीन, यानी बी नंबर ऑप्शन में एक का तीन है। सी में भी है, डी में भी, ये तो खत्म हो गया। अब बचा दूसरे का एक, दूसरे का एक, ये भी हो गया, ये भी है, यानी कि ये भी जवाब गलत हो गया। टिकट घर क्या है, संकर शब्द, 4 नंबर ये, यानी कि जो सही जवाब बी नंबर। किसी को कोई दिक्कत, बोलना भाई। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बहुत अच्छा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड, बी जितने लोग बता रहे हैं उस पिछले प्रश्न के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजीव कुमार, विनीता कुमारी, प्रेम कुमार, चंदन कुमार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है, क्या होता है? अब हमें बताइए, ये पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है, मैंने 3-3 4-4 एग्जाम्पल के साथ आपको बताया अविकारी और विकारी पहचानने का नियम। कैसे पहचानेंगे उसको, तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी के लिए मैंने आपको बताया था वैसे शब्द, वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक, जो लिंग वचन कारक से अप्रभावित हो, से अप्रभावित हो, यानी कि जिन पर कोई प्रभाव न पड़े, अप्रभावित हो, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाता है, जो लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या संज्ञा प्रभावित होता है? बिल्कुल बिल्कुल है, संज्ञा प्रभावित होता है। सर्वनाम बिल्कुल प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। जैसे जैसे लड़का, एक वचन मैंने लिखा लिंग वचन कारक, ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन कारक। जिनका भी क्लास छूट गया है, अगर थोड़ा सा शार्प माइंड के होंगे तो बस डिस्कशन क्लास में ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जिनका छूट गया होगा। मैंने बोला लिंग वचन कारक से जो प्रभावित ना हो, जिस पर कोई असर ना पड़े, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अविकारी शब्द हो गया। जैसे वह अच्छा गाता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है या चलता है, जो भी है, वह धीरे धीरे दौड़ती है, वह धीरे धीरे दौड़ता है, फिर वह धीरे धीरे दौड़ती है, फिर है वे धीरे धीरे दौड़ते हैं। अब यहां देखिए, वह से फिर क्या बना, वे, वह सर्वनाम है, वे भी सर्वनाम है, लेकिन जैसे ही एक वचन से बहुवचन हो गया वो बदल गया, वह से वो वे में आ गया, और वही दौड़ता से दौड़ते में आ गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब धीरे धीरे में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो अविकारी शब्द हो गया। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाता है, और सारे अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। यानी कि अव्यय भी एक अविकारी शब्द है। ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही जवाब क्या हो जाएगा, अव्यय। सही जवाब आपका होगा अव्यय। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उदाहरण दिया, संज्ञा भी बदल रहा है, सर्वनाम भी बदल रहा है, विशेषण भी बदल रहा है, लेकिन अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए वेरी गुड प्रेम कुमार, वेरी गुड, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन बताइए। नीता कुमारी डी गलत है आपका, गौरव कुमार सी, ठीक है, वो पिछले सवाल का होगा। मंटू कुमार सी वेरी गुड। चलिए इस सवाल में देखिए,
लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? अब किस वर्ग में आता है लालटेन शब्द? आपको मैंने पीडीएफ में लिस्ट दिया होगा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, कोई भी भाषा, हर एक भाषाओं का मैंने लिस्ट दिया है कि कौन सी भाषा किस भाषा से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसमें आप लालटेन देखेंगे तो लालटेन आपका विदेशज शब्द है, क्योंकि ये एक अरबी भाषा। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर वो लिस्ट आप पढ़े होंगे तो निकल जाएगा आपका जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्न इनमें से विकारी शब्द, देखिए जस्ट अभी मैंने बताया विकारी और अविकारी, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विकारी और अविकारी से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपको उदाहरण के द्वारा पूछ दिया जाएगा, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा पूछ दिया जाएगा, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या किया है, उदाहरण के द्वारा पूछा गया है। उदाहरण के द्वारा पूछा गया है कि कौन सा विकारी शब्द है। मैंने अभी आपको बताया कि विकारी शब्द वैसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े, वो क्या होता है, विकारी शब्द होता है। अब यहां देखिए विकारी शब्द पूछ रहा है। अब मैं एक वर्ड लेता हूं यहां, अब ये यहां लड़का के लिए प्रयोग कीजिए या लड़की के लिए प्रयोग कीजिए, तो कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ आओ, सीता यहाँ आओ, राम वहां जाओ, राम यहाँ आओ। यहाँ सीता भी पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग, राम पुल्लिंग, लेकिन यहाँ में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर मैं बात करूं उधर, का, तो प्रेम उधर जाओ, या फिर कोई लड़की है उसको अगर आप इधर उधर बुला रहे हैं या उधर भेज रहे हैं तो भी उधर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर बहुवचन है, लड़के उधर जा रहे हैं, तो भी कोई फर्क उधर पे नहीं पड़ रहा है, उधर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ इधर की बात करें, यहाँ वहां इधर उधर किधर, ये सारे अविकारी शब्द हैं, सारे अव्यय कहलाते हैं। सारे क्या हैं? अव्यय कहलाते हैं। ये भी आपका अव्यय है और ये भी आपका अव्यय है, दोनों अव्यय है, ये भी आपका अव्यय है। बचा क्या? हाथी क्या है? ये इस पे असर पड़ेगा। देखिए आपको जब मैं लिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि हाथी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तब तक आप हमको एक चीज बताइएगा, हाथी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? फटाफट जवाब दीजिएगा, हाथी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। स्त्रीलिंग के लिए हाथी स्त्रीलिंग अगर है एक दबाइएगा, ये स्त्रीलिंग के लिए, और अगर पुल्लिंग है तो 2 दबाइएगा। जल्दी से फटाफट, बहुत ही क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बहुत एग्जाम में। जल्दी बताइएगा हाथी क्या है? ये सही जवाब सबका, ये सही जवाब है। पहले जो मैं पूछा उसका जवाब दीजिए, हाथी क्या है? हाथी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जल्दी बताइए। पुल्लिंग, संजय कुमार अकेला फीमेल, दिव्य कुमार गुप्ता मेल, और दो मेल, एक। चलिए बहुत सही। चलिए देखिए अब मैं बताता हूं, पहचानने का नियम। हो सकता है कि आपको कल जिनका भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, आपको मदद कुछ हो जाए। इसमें जो भी दीर्घिकारांत शब्द होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दीर्घिकारांत यानी कि पीछू वाला यानी कि दीर्घिकारांत, ये वाला जो भी होगा, इस जो अंतिम में अगर ये रह गया, अगर ये अंत में है तो सारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अपवाद पढ़ते हो ना जी, फिजिक्स में अपवाद पढ़ते हो ना, उसी तरह
हिंदी में भी अपवाद हैं। क्या क्या अपवाद हैं? अपवाद में क्या क्या आता है? अपवाद में आता है पानी, हाथी, घी, और क्या, दही, मोती। ये सारे आपके क्या हैं? अपवाद हैं। ये सारे पुल्लिंग होते हैं। दीर्घिकारांत होने के साथ साथ ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ये सारे पुल्लिंग हैं। ध्यान रखिएगा, जनरली जितने भी दीर्घिकारांत होते हैं सभी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग है। क्लियर है? चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाथी, क्योंकि हाथी पे असर पड़ेगा। हाथी से हथनी हो सकता है, हाथियों का झुंड हो सकता है। ये धनु कुमार जी 00 लिख ले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब मैंने बोला जी, ये सब पुल्लिंग है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ देखिए, मैंने उपसर्ग के बारे में बताया, इसमें संधि भी होगा, इसमें संधि भी हो सकता है, साथ ही साथ इसमें जो मूल शब्द होगा उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब बहिर्मुखी है, अब बहिर्मुखी अगर है तो बहिर्मुखी मतलब क्या हुआ? एक होता है इसका उल्टा, बहिर्मुखी का उल्टा होता है अंतर्मुखी, जिसको जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश से कंफर्टेबल होंगे इसी को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट, और इसका उल्टा होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो अपनी सारी बातों को जाहिर नहीं कर पाता है या जाहिर नहीं करना चाहता है, वो होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। फिर होता है एक एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? आपको सही उदाहरण मायने में समझाऊं मैं तो सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूं। कोई होता है आदमी, देखते हैं कि व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता है तो लगता है फोटो का एल्बम लगा दिया है। आज हम चाय पी रहे हैं, कुत्ता के साथ खेल रहे हैं, तो चूड़ा खा रहे हैं, तो चाउमीन खा रहे हैं, तो मैगी खा रहे हैं, स्टेटस पे स्टेटस, दुनिया भर के दिन भर में 75 को फोटो लगा दिया। क्या हो गया? वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट, यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कुछ भी फील कर रहे हैं उसको दूसरे के सामने रख दे रहे हैं। और कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कुछ भी करे, जो कुछ भी करे उसको वो जाहिर नहीं करता है, वो अपने आप में सीमित रहना चाहता है, वो कहलाता है अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चल, अब यहाँ बहिर्मुखी है, यानी कि हो ना हो बहिर, मैंने अभी बोला कि जो अपने आप सारी बातों को जग जाहिर कर दे, बाहर कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये बही हो गया, और यहाँ ये हो जाएगा विसर्ग, और यहाँ हो जाएगा मुखी, यानी कि बहिर्मुखी। यहाँ बहिर रहलंत, और यहाँ मुखी हो जाएगा। बहिर मतलब बाहर, मुखी मतलब जाहिर करने वाला। ऑप्शन देखिए क्या है? बहिर, ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है? अब यहाँ स से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बहिष तो होगा ही नहीं। अगर बही सिर्फ होगा तो रमुखी बच जाएगा, तो रमुखी का कोई उपाय नहीं है। बहिर भी नहीं होगा, क्योंकि र यहाँ आधा है, र यहाँ आधा है। देखिए बहिर्मुखी, र यहाँ आधा है, ये र आधा है तो र आधा होगा। क्लियर है बातें? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, ये पूछा गया सवाल है आपका यूपीएसआई 2017 में। ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई। सचिन कुमार जी पूछ रहे अच्छा इंसान कौन होता है? देखिए, अच्छा इंसान अब तो मिलना मुश्किल है सर, ना हम अच्छे हैं ना आप अच्छे हैं, कोई अच्छा अपने आप को नहीं कह सकता, क्योंकि आप जो अच्छे इंसान की जो स्टैंडर्ड है ना, उसको कोई पूरा नहीं कर रहा, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। आप जब किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में आप कहो तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। आपके पास पांचों उंगलियां पांचों बराबर नहीं है, लेकिन अगर वही पांचों जब ऐसे बन जाता है ना तो मजबूत होता। कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए कोई भी अच्छा बुरा नहीं कह सकते। अच्छा इंसान कौन होता है? अब इसमें तो क्या कहें, हम भी कंफ्यूज्ड हैं
क्योंकि बहुत तरह के इंसानों से मिले हैं, हमें अभी तक तो कोई अच्छा इंसान मिला नहीं है यहाँ जिसको मैं कह सकूं कि ये अच्छा इंसान है। बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर भी है, जिससे मैं मिलता हूं उनके अंदर भी है। जो कमियां मुझे दिख जाती है, मेरी कमियां भी लोगों को दिखती होगी, तो अलग चीज है। कोई भी अच्छा अभी कह नहीं सकता कि बहुत अच्छा इंसान है। चलिए इसका सवाल जवाब बताइएगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। ए बी सी सभ्य आ रहा है ऑप्शन। अरे भाई कोई एक तो बताओ। ऐसे जवाब करोगे 10 का सी, विनीता कुमारी वेरी गुड, प्रेम कुमार सी वेरी गुड, बिट्टू कुमार ये गलत। सर जो बात छुपा कर रखता है या जो बता देता है। अब तुम लोग कहीं और पहुंच रहे हो भाई, वहां नहीं पहुंचना है, ठीक है। वो बातें आप अपने आप में डिसाइड कीजिए कि कौन अच्छा कौन बुरा होता है, वो हम नहीं बता सकते। पीडीएफ सर रंभा कुमारी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, बिहार पुलिस YSK झा टीम, वहां आपको पीडीएफ सारे क्वेश्चन का मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन का पीडीएफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप लोग ऑप्शन देख के आओगे, यहाँ मजा नहीं आएगा पढ़ने में, इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं दिया। मैं आपको पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद दे दूंगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, जल्दी जल्दी। रंजन जी डी गलत जवाब, प्रेम कुमार सी, दिव्य कुमार गुप्ता सी सही जवाब, संदेश कुमार सही जवाब, पवन कुमार सही जवाब। चलिए टॉपिक आलम सही जवाब। चलिए सबका सही सही आ रहा है। अब देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द कहते हैं वैसे शब्द को जिसको तोड़ दें तो उसका कोई अर्थ न निकले, और अगर अर्थ निकल जाएगा तो कहलाएगा यौगिक शब्द, और जब विशेष अर्थ निकलेगा तो कहलाएगा योग रूढ़ शब्द। मैं ये बातें 5 बार बता चुका हूं। अब देखते हैं, दिन को अगर तोड़ते हैं क्या मिलेगा? दी जोड़ न, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। आंख को अगर हम तोड़ते हैं मिलता है आ जोड़ ख, जो भी किसी का कोई सही मतलब नहीं है, ये भी रूढ़ शब्द हो गया। घोड़ा घो जोड़ ड़ा, क्या मिला? कोई भी अर्थ नहीं है, ये भी रूढ़ शब्द है। अगर विज्ञान की बात करें हम तो मिलेगा वी जोड़ ज्ञान, बना क्या? विज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, वी का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो रूढ़ शब्द की पराकाष्ठा जो है, तब उसके जो स्टैंडर्ड है उस पे ये सारे उतर रहे हैं, लेकिन विज्ञान उतर नहीं रहा है। विज्ञान कैसा है? ये यौगिक शब्द है। ये कैसा है? यौगिक शब्द है। सही जवाब क्लियर है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रत्यय से सुमेलित करना है। अरे रे 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 क्या हो गया? फॉर्मेट गड़बड़ हो गया। फॉर्मेट गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम मिला देते हैं, आपको सही मिल जाएगा आपका। बताइए पहले क्या होगा? अगर पाठ, पहला शब्द है आपका पाठ, पाठ में अगर इक लगाते हैं, देखिए मैं सबको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, पाठ में अगर इक लगाते हैं क्या बनेगा? कोई शब्द बनेगा? पाठिक बनेगा। क्या बनेगा? पाठिक बनेगा। सही नहीं है, ये इससे तो नहीं मिलेगा। अब देखते हैं पाठ जोड़ आ, पाठ जोड़ आ तो क्या बनेगा? पाठा, जो कि पाठा कुछ लोग मटन को भी कहते हैं, खसी लोग को भी कहते हैं, गया साइड वाले लोग पाठा, पाठा पाठी कहते हैं, जो कि लेकिन सही शब्द नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। फिर है पाठ में आक, क्या बनेगा? पाठाक, पाठाक, जो भी कोई सही शब्द नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं पाठ में अक, क्या बनेगा? पाठक, मतलब पढ़ने वाला। सही जवाब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अब देखो, अब यहां देखिए चाल है, चाल के साथ क्या मिलाएंगे? आंख, तो क्या बनेगा? चालाक, यहाँ चालाक बन जाएगा। अब यहाँ देखो झटक, झटक में आ मिलेगा, क्या मिलेगा? झटका, झटका मुर्गा, झटका यहाँ मिल हुआ। क्लियर है। अब पशु, पशु जोड़ इक, पाश्विक बनेगा, ये इसका सही जवाब होगा। तो पाठक, चालाक, झटका, पशु। चलिए इसमें भी लगता है कुछ मिसप्रिंट किया है। अगला देखिए सवाल, ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या मैंने बताया ध्यान से समझिएगा। पाठ में अक लगा, पाठक हो गया। चाल में अक लगा, चालाक हो गया। झटक में आ लगा, झटका हो गया। पशु में ही लगा, पाश्विक बना। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ए का डी, वेरी गुड सचिन कुमार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर, तब भी मैंने ये उदाहरण में दिया था अधिकारी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सर कुछ बोलिए, कितना कितना टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ कितना कितना टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ आप नहीं समझ में। चंदन चौधरी जी आपकी बात मुझे नहीं समझ। चलिए, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अब मैं जब उपसर्ग आपको पढ़ा रहा था तो पढ़ाया था कि उपसर्ग अधि, अधि मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए, अधि कोई उपसर्ग है, अधि में अगर कारी लग गया तो क्या बना? अधिकारी। ये ऑप्शन आपको फंसाएगा। ऑप्शन क्या फंसाएगा? यहाँ अ लिखा हुआ है, अ हटाते हैं तो भी एक शब्द बनता है अधिकारी, जो कि गलत है, अधिकारी नहीं होगा। अब यहाँ देखो री, री तो प्रत्यय है, सफे नहीं होगा, री है। ई भी क्या है? प्रत्यय है, कहियो नहीं होगा। बचा अ और अधि, अ हटा दिए तो अधिकारी बना, जो कि गलत है। अधि में से हटाए बना कारी। सही जवाब क्या हो गया? अधिकारी। सही जवाब आपका अधिकारी हो। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में किस शब्द के पीछे नी नहीं लगा है? पीछे मतलब प्रत्यय, पीछे में नी नहीं लगा है। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है कि नी प्रत्यय नहीं लगा है। अगर बात करें, मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्यय जब अलग करेंगे, प्रत्यय जब अलग किया जाएगा, जब अलग करेंगे तो शेष शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। शेष शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं अलग करता हूं, ये आपका प्रत्यय का मेन कंसेप्ट है। प्रत्यय का मेन कंसेप्ट यही है कि जब प्रत्यय को अलग कर दें तो जो शेष शब्द बचेगा उसका अर्थ निकलना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है। तो प्रत्यय कौन सा पूछ रहा है? नी पूछ रहा है। अब यहां देखिए, जो लोग सी बता रहे हैं, देख लेते हैं सी में भी। सी को जब अलग करेंगे, उम्मीद है ये पॉइंट आप लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर जो लिख लिए नहीं लिखे हैं तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, जो भी कीजिए। देखिए अब है, मैं नौकरानी, जो सी बता रहे हैं उसका मैं क्लियर कर दे रहा हूं। नौकरानी में अगर नी अलग कर रहे हैं तो क्या बचेगा? नौकरा, नौकरा और नी, क्या सही शब्द बना? नौकरा का कोई अर्थ निकला? नौकरा कोई सब अर्थ नहीं निकलेगा, नौकर निकलेगा सही शब्द। लेकिन यहाँ क्या है? नी सिर्फ बाहर करना है, आनी बाहर नहीं करना है। आनी बाहर करना होता तब नौकर बचता, लेकिन सिर्फ नी बाहर करना है, नौकरा बचा, जो कि कभी नहीं होगा। और क्या जवाब दे रहे हैं लोग? और क्या क्या बता रहे थे? कोई डी भी बता रहे थे, डी भी बता रहे थे। देखिए मोरनी, क्वेश्चन क्या करा? नहीं लगा, सॉरी, तब तो सही जवाब सी होगा। वेरी गुड, सही जवाब सी होगा। गलती, मेरी गलती, तब तो सही जवाब सी होगा, क्योंकि सही अर्थ नहीं निकला है। अब बात करते हैं मोरनी की। मोरनी में अगर मैं देखूं, इसको अलग करूंगा, क्या बचेगा? मोर जोड़नी, मोर जोड़नी, जितना का भी सी था बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नहीं लगा है। अब यहाँ देखिए, मोर में भी नी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। अगर कुटनी में भी का बात करें तो कुट जोड़नी मतलब कूटने वाली, कूटने वाली, वो कूटने वाली नहीं, कुटनी मतलब वो मंथरा वाली। क्लियर? अब बात करते हैं शेरनी। शेर में भी नी लगा देंगे तो शेरनी बनेगा, लेकिन नौकरा में नी लगाएंगे तब नौकरानी बनेगा, इसलिए इसमें नी प्रत्यय नहीं है। आपका सही जवाब सी हो जाए। क्लियर है बातें? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तो भी आपको बताया था, सेम उदाहरण दिया था मैंने। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में याद रखिएगा हमेशा, उपसर्ग में संधि होती है, उपसर्ग में संधि होती है, लेकिन प्रत्यय में
प्रत्यय में संधि नहीं होती है, प्रत्यय में संधि नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। यानी कि जब संधि हो रहा है तो दो वर्ण मिलके तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे उच्चारण में, वो संधि कहलाता है। अब यहां देखिए अध्यक्ष, अध्यक्ष को मैंने जब तोड़ा था तो यहां मैंने बताया था अधि जोड़ अक्ष, मैंने यही बताया था, अधि जोड़ अक्ष। अक्ष मतलब मैंने बताया था मुख्य बिंदु या मुख्य, तो उसके जिसके बिना मैंने इसका उदाहरण भी दिया था कि आपके गांव में घर में होंगे जिला अध्यक्ष, फलाना पार्टी के जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, युवा फलाना ढिमाका के अध्यक्ष, फलाना समिति के अध्यक्ष, मेला लग रहा है तो फलाना फलाना नवयुवक संघ के अध्यक्ष होता है, यानी कि हेड मेंबर, यानी कि अध्यक्ष। तो हेड होगा उसका भी हेड क्या, वो क्या कहलाएगा, विशेष हेड, वो क्या कहलाएगा, अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा, अधि। क्लियर है। अच्छा मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा ई और अ मिलकर क्या बना, वो आपको जब संधि पढ़ाया जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय नया शब्द है, क्वेश्चन इसी को पढ़ के लड़का चल जाएगा बोरा में। सवाल पढ़िए और जवाब बताइए। अतीन्द्रिय क्या है? अतीन्द्र का मतलब किसी को पता है? अतीन्द्र मतलब क्या होता है? हाँ वाह जी वाह, जवाब भी आने लगा, वेरी गुड, बहुत तेज हो गए। अच्छा ये बताइए, हम अच्छा पढ़ाएं कि आप लोग अच्छा पढ़ाएं जितना जल्दी जल्दी जवाब सही सही बता रहे हैं? हम अच्छा पढ़ाएं कि आप अच्छे से पढ़े हैं? इसका जवाब बताइए आप लोग। एकदम तुरंत सही सही जवाब सबका आ रहा है, क्या बात है, वाह वाह। विकास कुमार जी गलत हो गया, कुंदन कुमार जी गलत हो गया, वाह। स्वाति कुमारी वेरी गुड, रॉबिन क्रांति वेरी गुड, बिट्टू कुमार वेरी गुड, रॉबिन वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या है अतीन्द्रिय। पहले समझते हैं ये हम कि अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है। अगर समझ कल, क्योंकि चूंकि कल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तो हो सकता है एक आधो क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो अतीन्द्रिय क्या होगा? अतीन्द्रिय मतलब होता है इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, या फिर इसी को कहते हैं अगोचर, इसी को कहते हैं अगोचर। अब देखिए मूल शब्द यहाँ क्या है? मूल शब्द इंद्रिय है, मूल शब्द क्या है? इंद्रिय है। अब यहाँ देखिए क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। क्वेश्चन दोनों में टैलेंट है सर, वेरी गुड, दोनों में टैलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों में टैलेंट है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर सकता है, यहाँ तो हमने बताया अतीन्द्रिय, लेकिन अब यहाँ इंद्रिय है, इंद्रिय इसका मूल शब्द है, इसके साथ क्या खिलवाड़ कर सकता है? जितेंद्रिय शब्द लिख सकता है, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जो इंद्रियों को जीत चुका हो, वही जितेंद्र कहलाता है, वही जितेंद्र कहलाता है। अब नाम जिसी का किसका भी जितेंद्र हो, लेकिन वो सही मतलब नहीं समझता है कि जितेंद्र का मतलब क्या होता है। कुछ तो समझते होंगे लेकिन सारे लोग नहीं समझते। जितेंद्र का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, वो कहलाता है जितेंद्रिय। यानी कि इंद्रियां कितनी होती है? 10 होती, और वही 10 इंद्रियां लोगों को भटकाती है, जो भटकाती है। इंद्रियां ही लोगों को किसी गलत काम के लिए उकसाती है, किसी के खिलाफ जाने के लिए उकसाती है, हमारी इंद्रियां ही। अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि स्किन जो है एक सेंस ऑर्गन है, यानी कि इंद्रियों में गिनती की जाती है। कान आपका क्या इंद्रिय है। तो अगर कान को क्या चाहिए? अच्छी अच्छी आवाज चाहिए सुनने के लिए, कुछ कर्कश आवाज नहीं सुननी चाहिए। आप अच्छी अच्छी आवाज सुनने के लिए क्या करते हैं? म्यूजिक बजाते हैं। म्यूजिक आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, बदले में क्या होगा? आपको डांट पड़ेगी या मार भी पड़ सकती। चलिए तब यहां समझते हैं किसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इंद्रियों से परे या अगोचर,
दोनों का मतलब एक ही होता है, इंद्रियों से परे या अगोचर। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? मेन मूल शब्द इंद्रिय है, लेकिन इसमें अगर अति लगा देंगे, अति लगा देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ भी हर्स्व ही है, यहाँ भी हर्स्व ही है। तो आपको जब मैं वृद्धि संधि दीर्घ संधि पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि जो जब दो स्वर या एक स्वर और एक दीर्घ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ ई बनाते हैं। तो ये अति किसमें चेंज हो जाएगा? दीर्घिकार में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अतीन्द्रिय हो गया। सही जवाब किसका किसका था? जिसने जिसने अति लगाया था। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, निम्न में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण, इसका सही जवाब बताइए। क्या सही जवाब बताइए उत्कर्ण का? ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए उत्कर्ण, यहां देखिए, यहां पर उत अत यहाँ गलत टाइप है। जो भी ए लिख रहे हैं, ए जो भी लिख रहे हैं वो अपने मन से कुछ लिख दिए कि अरे मिलता जुलता है, अत लिख दिए सही हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ टाइपिंग एरर है। यहाँ उत के जगह, अत के जगह उत होगा, यहाँ उत होगा। तो क्या बनेगा? उत जोड़ कर्ण उत्कर्ण, उत जोड़ कर्ण उत्कर्ण बनेगा। वेरी गुड। इनका अब सही जवाब ए होगा। उप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उद का नहीं, और तो है ही नहीं। सही जवाब क्या होगा? उत, ए नंबर। अगला सवाल पे चलते हैं। अधिमानता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग अभी मैंने बताया था कि उपसर्ग क्या होगा? शब्द के पहले लगेगा, तो यहाँ शब्द क्या बचेगा? मानता। मानता में क्या जोड़ देगा? आगे जुटेगा अधि, बन जाएगा अधिमानता। सही आंसर सी। क्लियर है? क्योंकि अभी मैंने उपसर्ग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन में चर्चा मैंने उपसर्ग का किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आहट आवट आस, आहट आवट आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, फिर भी मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने सोचा एक सवाल दे दिया जाए, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल का है, इसलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। आहट आवट आस में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। मिठास, मीठा में आ जुटा, क्या बना? मिठास बना। कड़वा में हट जुड़ा, क्या बना? कड़वाहट। तो जहां कड़वाहट हो, मिठास हो, ये क्या है? उसकी आवाज में कड़वाहट है, उसकी आवाज में मिठास है। ये क्या बता रहा? भाव बता रहा है। ये क्या बता रहा? भाव बता रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक होगा। ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्योंकि आहट आवट आस ये मिला देने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अगर आपके सवाल में कोई भी रहेगा कि भाववाचक संज्ञा छाटिए, आप क्या करेंगे कि देखेंगे आहट आवट आस, अगर ये सब लिखा रहेगा क्या कर देंगे हम लोग? उसको बिना कुछ देखे भाववाचक संज्ञा मार देंगे, आपका जवाब सही हो जाए। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में क्या उपसर्ग है? प्रत्याशा, यहां देखिए आपको पढ़ाया गया था प्रति, मैंने उदाहरण जब क्लास में दिया था तो प्रति जोड़ आशा, ये क्या हो गया? प्रत्याशा, आशा। अब यहां देखिए ई जोड़ आ मिलेगा, क्या बनाएगा? ये संधि में मैं बताऊंगा, फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है, ये प्रत्याशा बनेगा। किससे? प्रति जोड़ आशा प्रत्याशा, प्रति जोड़ आशा प्रत्याशा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल।
चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? ठीक है, कोई भी सवाल मैं अपने मन से नहीं लेके आ रहा हूं सर, सारे पूछे गए हैं और आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने मन लगाकर पढ़ा है। मैंने जो पढ़ाया और आपने पीडीएफ पढ़ा, इससे आपको फायदा हो। इस सारे सवाल आपको आसान लग रहे हैं। कितने इसमें से 100 लड़के होंगे जिसका 20 में 20 सही होगा, 100 से अधिक होंगे जिनका 20 में 20 सही होगा, और कुछ ही ऐसे होंगे जिनका 20 से 19 हुआ होगा। एक आध दो लड़के होंगे, चाहे वो भी मिस्टेक से हो गया होगा, लेकिन मैं लगभग के कमेंट देख रहा हूं, लगभग का जवाब सही आ रहा है। ये तब संभव हो पाया जब आपने गहन अध्ययन किया और मन लगाकर पढ़ा। और जिनका भी 20 में 20 अभी आ रहा है, अपने मन से कैलकुलेट करके अपनी ईमानदारी से तो आप बता ही सकते हैं। तो अगर जिनका भी 20 में 20 आ रहा है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जिनका भी कल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा, अगर शब्द से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और वर्ण का भी मैंने वर्ण का भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, अगर वो सारे वीडियोस आप देख लेते हो तो आपको 5 सवाल तो आसानी से सही हो जाएंगे। क्योंकि बीच में मैंने भाववाचक भी बताया, कुछ पर्यायवाची भी बताया, तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चर्मकार, अब यहां कार हटा दें, क्या बचेगा? चर्म। प्रभाकर, प्रभाकर में क्या हटा दें? कर, क्या बचेगा? प्रभा। प्रभा लड़की का नाम भी होता है, सूर्य की रोशनी भी प्रभा कहलाती है। चर्म क्या है? चमड़ा है। बचा क्या? कार और कर, कार और कर सही जवाब है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो आपको मैंने ये सारे सवाल कराए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को, और कुछ हाई स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन थे, कुछ लो स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट भी थे। उम्मीद है आपको ये शब्द रचना चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट में बताएं, कोई इसी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताएंगे। और कल हम लोग शुरू करेंगे एक नया और बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संधि। का नाम है संधि। संधि पढ़ने के लिए, और मैं आपको आज पीडीएफ संधि का भी दूंगा और इस सवाल का भी दूंगा, तो वेट एंड पढ़ के आइएगा। कल हम लोग मिलेंगे संधि के लिए, और संधि को कैसे आसान बनाएंगे। आपको आता है क्वेश्चन तो सोचते हैं उत होगा कि अत होगा कि उन होगा, क्या होगा, कैसे हो, जो भी होगा आपको मैं कंसेप्ट के साथ सारा कुछ क्लियर करूंगा। और आप सवाल देखोगे, जैसे इन 20 क्वेश्चन को आपने देखा और जवाब बताया, उसी तरह संधि आपके मैं मन मस्तिष्क में बैठा दूंगा, कभी आप गलत नहीं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। और जिनका भी कल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आई विश यू वेरी 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 गुड लक। और मिलते हैं, आप अच्छे से एग्जाम देके आइएगा और अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार, बहुत बहुत प्यार।